नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गोदारा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। और जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ये हर एग्ज़ाम में आए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके है। जीके हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप कौन सा भी एग्ज़ाम दो। और सबसे पहले हमें जीके को पढ़ने के लिए हमारे जो बेस है वो पढ़ना चाहिए। बेस अगर हमारा मजबूत होगा तो हम, क्योंकि एक समझ होनी ज़रूरी है। और मेरी इन वीडियोज़ के माध्यम से आपकी एक समझ बन रही है, अगर आप सही तरीके से देख रहे हैं तो। बाकी किस हिसाब से देख रहे हैं वो आपको ही पता है। और वो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनमें भी पता चल रहा है कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। मैंने पिछला जो मौलिक अधिकार का वीडियो बनाया था उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, जिसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में लागू किया गया, तो हमारे मौलिक अधिकार में कौन से मौलिक अधिकार में उसको शामिल किया गया। ये सही आंसर किसी का नहीं आया। बड़ी दुख की बात है कि आपने जो पिछले वाली वीडियो है वो ध्यान से नहीं देखे हैं। बाकी आप पर डिपेंड है। आपको जो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा ये आया हुआ है एग्जाम में। देखिए आप, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है। ये इसके ऑप्शन है: स्वतंत्रता का अधिकार, सम्मानता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें से बताना है, क्योंकि हम यहाँ कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि शिक्षा एवं संस्कृति, हम सोचते हैं कि शिक्षा के अधिकार को तो यहाँ पर शामिल किया होगा, शिक्षा वाले में। यहाँ नहीं है। ये हमारा जो 21A के अंदर शामिल किया गया है, 21वें अनुच्छेद 21 के अंदर, तो वहाँ पर क्या है, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या मौलिक अधिकार है हमारे। तो उस स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर इसको शामिल किया गया। इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी आप जैसा करें वो आपकी मर्जी है। देखिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए दोस्तों, मैं जो भी ये वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये आपके बेस के लिए, यानी आपका जो एक बेस मजबूत, नींव मजबूत बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका पीछे वाले क्वेश्चंस के हिसाब से, अब यूं तो पढ़ने का कोई मतलब लिमिट नहीं है कि आप कितने ही पढ़ लो, लेकिन अगर हमें पीछे का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उनके हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है। और मैं जितना शॉर्ट में हो सके उतने आपको दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन उन वीडियोज़ में से नहीं आ रहे हैं तो एक मतलब बड़े दुख की बात है। देखिए आज हम जो ये टॉपिक पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, इसमें से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट बेस, एक होते हैं फैक्ट बेस पे। तो फैक्ट वाले भी ज़रूरी हैं, कंसेप्ट वाले भी ज़रूरी हैं। फैक्ट वालों से पहले हमें कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी हैं। अगर हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फैक्ट रटे जाओ, भूल जाएंगे उनको। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तभी। आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपका एक इस जो ये टॉपिक है सिंधु घाटी से, इसके ऊपर आपका पकड़ मजबूत होगी। आपके माइंड में एक ढांचा बन जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या, कैसे थी, मतलब क्या था। तो क्योंकि एक समझ होनी ज़रूरी है, वो समझ विकसित करेंगे आज हम इसके। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उस पार्ट में भी इस सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे टॉपिक को क्लियर करें, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक करवाऊंगा उसको कंप्लीट करवा के ही फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो देखिए, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, यानी सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं कि अगर इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास या हमारा जो पीछे का इतिहास है, यानी हमारे जो पीछे के जो पूर्वज थे वो पीछे कैसे रहते थे, उन चीज़ के बारे में पता करने के लिए हमें इतिहास, यानी पीछे का जो जीवन कैसा था उसमें हम इतिहास में पढ़ते हैं ये सारी। और उनके जो स्रोत होते हैं उनमें तीन चीज़ों में पढ़ सकते हैं, या तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, या फिर कोई साहित्यिक साक्ष्य, या फिर कोई विदेशी व्यक्ति आया उन्होंने कुछ ग्रंथ वगैरह लिखे हैं तो उनमें। जिस तरह पुरातात्विक साक्ष्य में हम देख सकते हैं कोई अभिलेख है, शिलालेख है, स्तंभ लेख है, कोई गुहा लेख है, या फिर कोई मुद्रा है, कोई भित्ति चित्र है, कोई मृद भांड है। ये आपने सुने होंगे इनके नाम। इनके माध्यम से जब हम पीछे की बात, इतिहास का पता लगाते हैं तो वो पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। एक होते हैं साहित्यिक। साहित्य का मतलब जो लिखे हुए हैं, यानी जो लिखी हुई जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनके माध्यम से अगर हमें पीछे का इतिहास पता चलता है तो उसको बोलते हैं हम साहित्यिक साक्ष्य। एक होता है विदेशी विवरण, यानी जो कोई व्यक्ति है विदेश से, यानी जो बाहर का व्यक्ति है उसने फिर यहाँ भारत के इतिहास के बारे में लिखा है, उसको अगर हम पढ़ के भारत के इतिहास को जानते हैं तो वो होता है ये विदेशी विवरण। जिस तरह आपने सुना होगा मेगस्थनीज नाम का व्यक्ति, फहायान नाम का व्यक्ति, हवेनसांग नाम के व्यक्ति आए, इन्होंने अलग अलग बुकें लिखी थी। मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी, फहायान ने
कुको की लिखी और ह्वेनसांग ने शियू की नाम से बुक लिखी। तो इनके माध्यम से अगर हम अपने इतिहास को जानेंगे तो ये विदेशी विवरण कहलाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम अपने इतिहास को जान किस माध्यम से सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब देखिए जो इतिहास है, इस इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हमारे इतिहास को। एक को कहते हैं प्रागैतिहास, एक को कह सकते हैं आद्य इतिहास, एक को कह सकते हैं इतिहास। कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि प्रागैतिहास का मतलब क्या है, आद्य इतिहास का मतलब क्या है, इतिहास का मतलब क्या है। ये आपको समझ आना चाहिए, इनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। देखिए प्रागैतिहास क्या होता है। प्रागैतिहास का मतलब होता है कि वह समय जिस मतलब किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे, यानी एक ऐसा समय जब मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं कि 40 लाख वर्ष पहले हुई थी। तो 40 लाख वर्ष पहले जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, उससे लेकर जब तक लिपि का विकास नहीं हुआ, यानी जब तक लिखने की बात नहीं आई, तब तक का जो काल था उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। एक होता है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा समय आया जिस टाइम लिखा जा चुका था, इतिहास तो लिखे जा चुके थे लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सके हैं। जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो समय है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, उनकी जो लिपि थी उसको हम आज तक नहीं पढ़ सके हैं। वो लिपि समझ नहीं आई है लेकिन वो लिखा गया है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको बोलते हैं आद्य इतिहास। एक होता है इतिहास की ऐसे विवरण इतिहास के अंदर जिनको लिखा भी गया है और उनको आज हम पढ़ के पता भी लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं इतिहास। तो इतिहास के बारे में ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्रागैतिहास किसे कहते हैं, आद्य इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास किसे कहते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता करने के लिए पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इसका नाम कैसे, ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा, या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं इसको, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सभ्यता मिली है ये सिंधु नदी के आसपास में मिली है। सिंधु नदी की घाटी के अंदर इस सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जब खुदाई की गई, इस सभ्यता की जब खुदाई की गई तो इसका जो पहला साक्ष्य मिला था वो हड़प्पा मिला था। तो उस हिसाब से इसको हड़प्पा नाम दे दिया, क्योंकि जो पहला साक्ष्य मिला है या जो पहले खुदाई की गई थी इसकी की गई थी हड़प्पा नामक जगह पर, तो इस हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। अब कांस्य युगीन सभ्यता, यानी उस टाइम जो धातु थी वो कांस्य की धातु ज़्यादा प्रचलित थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोल दिया गया। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो उसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, कंसेप्ट और फैक्ट के। फैक्ट की हम अगली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे, आज हम एक कंसेप्ट को समझेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो आपने चाहे फैक्ट कितने ही रटे हो आप भूल जाओगे। आपको कंसेप्ट एक माइंड में एक ढांचा तैयार होना चाहिए आपके, तभी आप फैक्ट को याद कर पाओगे। अब देखिए 1826 की बात है। 1826 में एक चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति होता है। इस चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति का इस सभ्यता के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान गया था। इस व्यक्ति ने देखा कि जो वहाँ पर मतलब यहाँ जो लोग रहते थे, सिंधु घाटी के जो घाटी थी वहाँ पर जो लोग रहते थे, वो जब अपने मकान बनाते थे तो वहाँ से यानी वो ईंट लेके आते थे, वहीं से खोद खोद कर ईंट अपना मकान बना लेते थे। तो ये ईंट उनको खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं होती थी। तब इनका ध्यान गया था चार्ल्स मैसन का 1826 के अंदर एक बार कि ये ईंटें यहाँ कहाँ से आई, लेकिन इसके ऊपर फिर ज़्यादा ध्यान नहीं गया और ज़्यादा बात नहीं हुई और इनको ये यही हो गया। तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किसका ध्यान गया, तो चार्ल्स मैसन का नाम आता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब है 1856 आ गया उसके बाद में, बीच में भी अब ये नहीं कि 1826 से 56 के बीच में भी बहुत सी चीज़ें सामने आई, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमें पढ़ना है। वैसे तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कितना ही पढ़ लो, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वही पढ़ना है। अब देखिए 1856 ईस्वी में एक व्यक्ति होते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम व्यक्ति होते हैं, इनके नेतृत्व के अंदर कराची से लाहौर के बीच में भारत के अंदर, यानी ये अब ये कराची और अब वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन उस टाइम ये भारत के ही हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। तो भारत उस टाइम ये कराची से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। अगर आपने मेरा पीछे वाला वीडियो गवर्नर जनरल और वायसराय वाला पढ़ा है तो आपको आज दिक्कत नहीं आएगी इसमें कि गवर्नर जनरल कौन होता है, वायसराय कौन होता है, ये कब होते थे और वायसराय कब आया। ये चीज़ें आज आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि हर वीडियो है वो एक दूसरे से आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो अगर तो ये गवर्नर जनरल और वायसराय वाला अगर आपने सही तरीके से समझा है तो आज आपको ये चीज़ बिल्कुल माइंड में रिमाइंड हो जाएगा, अपने आप रिमाइंड हो जाएगा कि गवर्नर जनरल कब तक था, वायसराय कब थे, क्या थे, ये किस तरह थे।
अब देखिए उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, और उस टाइम कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और अलेक्जेंडर कनिंगम थे इनके नेतृत्व के अंदर ये, और जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ये दो व्यक्ति थे। यानी अलेक्जेंडर तो एक यानी पूरी तरह से विभागीय अध्यक्ष थे, यानी और जो ये रेलवे लाइन इनका नेतृत्व हो रहा था जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, इनके आदेश से क्या काम किया गया, कुछ ईंटों जो मतलब जो ईंटें थी उनकी कमी पड़ गई, तो फिर इन्होंने क्या काम कहा, मजदूरों को कह दिया कि आप पास में ही कुछ ईंटें पड़ी हैं वहाँ से खोद खोद के ले आओ। तो वो सभ्यता कौन सी थी, यही सभ्यता थी। तो जब रेलवे लाइन बिछाएगी तब भी वहाँ से कुछ ईंटें निकाली गई थी, लेकिन फिर भी इतना ध्यान नहीं गया, और 1856 में ही उस जगह का अलेक्जेंडर कनिंगम ने एक मानचित्र भी जारी किया। ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अलेक्जेंडर कनिंगम ने कब मानचित्र जारी किया सिंधु घाटी सभ्यता का, तो 1856 में। फिर आपको पता ही 1857 के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है, तब इतना इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और देश में घमासान युद्ध हो जाता है। अब 1861 का समय आ जाता है, तो जो कनिंगम थे अलेक्जेंडर कनिंगम, इनके द्वारा एक विभाग की स्थापना करी जाती है, पुरातत्व विभाग। ये तो आप जानते हैं कि पुरातत्व विभाग का काम क्या होता है कि जो हमारी पुरानी जो इमारतें हैं उनका संरक्षण करने के लिए, या जो भी पुरानी चीज़ें उनका संरक्षण करने का, तो उन्होंने एक ऐसे विभाग को स्थापित कर दिया। ये विभाग की स्थापना कर दी 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा ही। अब 1861 से 1899 और 1900 यानी 1899 के बीच में भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। 1899 और 1904 के बीच में एक वायसराय आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड कर्जन। ये नया आता है 1899 में और 1904 ईस्वी तक रहता है। अब ये लॉर्ड कर्जन आता है, तो अब क्या होता है कि ये जो लॉर्ड कर्जन आता है ना, तो अब ये तो आपको अब समझ आ ही गया होगा कि वायसराय और गवर्नर जनरल क्या होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर गवर्नर जनरल नहीं है, यहाँ पर वायसराय है। तो अब ये वायसराय आता है, तो ये 1904 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करता है। ये एक अलग से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं, और जिसके निदेशक बना दिए जाते हैं जॉन मार्शल को। अब जॉन मार्शल की अध्यक्षता के अंदर ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग चलता है, और ये वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड कर्जन होते हैं। तो अब इनके टाइम जब जॉन मार्शल क्या करते हैं कि एक 5 सदस्यों की कमेटी बनाते हैं। ये 5 सदस्यों की कमेटी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जितने भी की पुरातात्विक स्थल है उनको खोजेंगे और उनका संरक्षण करेंगे, और उनका पता लगाने के लिए अब ये जॉन मार्शल के नेतृत्व के अंदर ये 5 सदस्यों की कमेटी बनती है। और इन 5 सदस्यों के नाम आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन थे। एक थे दयाराम साहनी जी, एक राखल दास बनर्जी, एक अर्नेस्ट मैके, एक माधव स्वरूप वत्स और एक मार्टिन वहीलर। तो ये 5 व्यक्तियों की एक कमेटी बनती है। जॉन मार्शल इनके निदेशक होते हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अंडर में होते हैं ये। और इससे फिर क्या करते हैं, ये कहते हैं कि अब जितने भी भारत के अंदर ये स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल है, उनकी हम खोज करेंगे। और ये 5 व्यक्तियों के नेतृत्व में अब स्थलों की खोज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब फिर क्या होता है कि 1921 का समय आ जाता है, क्योंकि अब ये सदस्य ये जो कमेटी के सदस्य थे, ये खोजते खोजते मतलब हर जगह के स्थलों को खोज रहे। अब 1921 में पहला स्थल खोजा जाता है। तो पहला स्थल, उस स्थल का नाम क्या होता है, हड़प्पा। इस हड़प्पा के स्थल को और खोज कौन करता है, इन्हीं 500 सदस्यों में से एक सदस्य होता है जिसका नाम है दयाराम साहनी। तो ये कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई, तो 1921 में हुई थी। और कब खोजा, किसने खोजा, दयाराम साहनी ने खोजा हड़प्पा। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला स्थल कौन सा है, यही है हड़प्पा वाला, तो इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा, ये नाम से भी आपको अब क्योंकि ये आपके कंसेप्ट हैं, ये माइंड में क्लियर हो गया। अब फैक्ट रटते रहो। अगर आपको यही नहीं पता कि हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों है इसका, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि 1921 में जो पहला स्थल है वो यही खोजा गया। अब 1922 अगले ही साल एक स्थल और खोज लिया गया जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। और ये किसने खोजा, ये राखल दास बनर्जी। इनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। पता नहीं कितनी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं कि हड़प्पा की खोज कब हुई, किसने करी, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, किसने करी। उस टाइम ये भारत के अंदर थे, आज वर्तमान में ये भारत में नहीं है। ये दोनों स्थल पाकिस्तान के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, फिर आगे से आगे ऐसे ये स्थल खोजे जाते रहे, और बीच बीच में मतलब ये इतने जो स्थल खोजे गए हैं कि वो सारे स्थलों की हमें
पूरी तरह से डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करेंगे। अब जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार, यानी जब इसको खोजा गया तो इसका विस्तार कैसे हुआ भारत में, भारत के अंदर इसका विस्तार कैसा था। तो भारत के अंदर जब इसका विस्तार, जब इसको खोजा गया तो इसका उत्तर दक्षिण, ये देखिए आप दिशाएं हैं, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये उत्तर से दक्षिण में ये 1400 किलोमीटर लंबी थी, और पूर्व से पश्चिम में ये 1600 किलोमीटर लंबे, यानी इतने एरिया के अंदर इन स्थलों की खुदाई की गई। उत्तर में ये जिसका अंतिम स्थल था वो कौन सा था, वो मांडा था, जम्मू कश्मीर के अंदर है, अखनूर जिले में। तो ऊपर आप भारत का मैप अपने माइंड में याद करिए कि भारत ऊपर में सबसे कौन है, जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में मांडा नामक जो स्थल है यहाँ पर, और दक्षिण में ये दैमाबाद है, महाराष्ट्र के अंदर, अहमदनगर जिले के अंदर ये खोजा गया। और पूर्व में आलमगीरपुर है, यूपी मेरठ के अंदर ये खोजा गया। और पश्चिम में पाकिस्तान के अंदर है ये, बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर के नाम से ये स्थल खोजा गया। तो यानी ये अंतिम रूप से, ये उत्तर की तरफ से, ये पश्चिम की, ये पूर्व में, ये दक्षिण में, ये अंतिम स्थल है। तो ये पूछ लिया जाता है कि पूर्व में अंतिम स्थल कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, और कौन से जिले में है। ये आपको सारी जगह का नाम भी याद करना है। और यहाँ पर भी नदियाँ भी थी, नदियों के नाम याद रखने हैं। उत्तर में नदी थी चिनाब नदी, मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे था, और पश्चिम में जो सुतकांगेडोर था ये दास्क नदी के किनारे था, और जो दैमाबाद था ये गोदावरी नदी के किनारे, या फिर परवरा नदी भी नाम कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है, इसलिए मैंने दोनों लिखे हैं, परवरा या गोदावरी, जो भी ऑप्शन के अंदर आए। अब देखिए ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि सबसे दक्षिण में स्थल कौन सा है, महाराष्ट्र का दैमाबाद है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका पूरा एरिया, यानी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये टोटल जो इसका क्षेत्र था वो कितना था, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई थी। और इसका आकार था वो त्रिभुजाकार, उस टाइम त्रिभुजाकार था जिस टाइम ये पहली बार यानी जब ये खोजे गए। आज अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो बहुत से स्थल और भी खोजे जा चुके हैं। तो आज इसका जो आकार है वो चतुर्भुजाकार, यानी ये विषमाकार भी हो गया है, यानी चतुर्भुजाकार आज आकार हो गया इसका। तो आपको ध्यान रखना है, ये आकार के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। और अब हम इसका विस्तार की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है। तो ये 3 देशों के अंदर इसका विस्तार है, भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। सबसे ज़्यादा स्थल इसके भारत के अंदर है, और भारत में भी कहाँ पर, गुजरात के अंदर। और उससे कम पाकिस्तान में, और सबसे कम स्थल है अफगानिस्तान के अंदर है, 2 ही स्थल मिले हैं, और उन सब की हम बात करेंगे। अब देखिए ये एक मतलब आपके माइंड में फिट हो गया है, और अगर आप एक बार में अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए। वीडियो इतना बड़ा भी नहीं है कि आप इसको नहीं देख सकते, आप इसको 2 बार, अगर ये एक आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर करेगा कि सबसे पहले क्या था, ये इतिहास क्या होता है, सबसे पहले किसके ध्यान में आया, चार्ल्स मैसन के ध्यान में आया, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने मानचित्र जारी किया 1856 में, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब भी कुछ ईंटें निकाली गई, यानी तब भी इस पर इतना खास ध्यान नहीं दिया गया। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था ये भी ध्यान रखना है। और किसने सबसे पहले पुरातत्व विभाग की स्थापना करी थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी, और इन्हें पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना करी थी। फिर जब लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आते हैं तब फिर एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, जॉन मार्शल को निर्देशक बनाया जाता है, और इनके अध्यक्षता के अंदर एक समिति बनाई जाती है जिसके 5 सदस्य हैं। इन 5 सदस्यों के आपको नाम याद रखने कि ये 5 सदस्य कौन कौन से थे। और इन्हीं 5 सदस्यों, जो 5 सदस्य, इन्हीं में से ये खुदाई करने का जब काम करते हैं तो ये दयाराम साहनी है। सबसे पहले ये हड़प्पा की खोज करते हैं, और हड़प्पा का सबसे पहले इन्हीं के द्वारा पता लगाया जाता है 1921 में। फिर अगले ही साल 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का पता लगा लिया जाता है राखलदास बनर्जी के द्वारा। और फिर ये आपको ये ध्यान रखना है कि इस जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, कितने देशों में था, सबसे ज़्यादा इसके स्थल कहाँ पर मिले हैं, और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम ये कितनी थी, इसका आकार कैसा था, और उत्तर में अंतिम स्थल कौन सा था, दक्षिण में कौन सा था, पूर्व में अंतिम स्थल कौन सा था, पश्चिम में अंतिम स्थल कौन सा था। ये सारी चीज़ें आपको याद ही करनी है। और अब हम आगे हैं, जो भी इनके इंपॉर्टेंट स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिस तरह हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, ये अलग अलग स्थल हैं, ये कहाँ पर खोजे गए, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, वो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं।
और वो पूछे जाते हैं कि कई बार ये चीज़ें कहाँ से मिली है, आपको एक नाम दे देगा कि ये कहाँ से मिला है, ये कहाँ से मिला। जो जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर लेकर आएंगे, और इनका यानी जो एक सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे। देखिए जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप कौन से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपका जीके मजबूत नहीं है तो एग्जाम में आपको दिक्कत होती होती है। तो अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए आपको जीके स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और हमारा जो इतिहास है, इतिहास में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है वो यही होता है सिंधु घाटी सभ्यता, और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगर आपको क्लियर करना है सब कुछ, तो आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, तो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो यही है, आप ये बताइए मौलिक अधिकार वालों में से मैं फिर पूछूंगा कि वे कौन से मौलिक अधिकार हैं, उन अनुच्छेदों के नाम बताने आपको कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये मैंने आपको बताए थे, इतना बता देता हूँ हिंट के लिए, 5 अनुच्छेद थे जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। उन 500 अनुच्छेदों को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालकर लिखना है कि कौन कौन से अनुच्छेद जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अगर आपको ये मौलिक अधिकार वाला वीडियो समझ नहीं आया तो आप 1-2 बार उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आप इसको इतने हल्के में मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा कि बस जो सामने आया वही करवा दिया, पीछे के जो क्वेश्चन आए उसी हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जैसा आपको करना है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।